हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का क्या लेके आए हैं, पार्ट 2 लेके आए हैं और इसमें हम पूरा फिनिश करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तो अब भाई देख रहे हैं हम द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कैसे एक शेप ले रही है, कैसे एक फॉर्म ले रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन हैड इंक्रीज्ड। अब भाई पॉपुलेशन की डिमांड एकदम जो है बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो जो लेट 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ी तो अब उसको भाई खाना भी चाहिए, है ना। खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसकी क्या हो गई, डिमांड फूड ग्रेन्स के लिए डिमांड बढ़ गई। कहां पे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। सिंस देयर वाज प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। अब लैंडेड ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर था और गवर्नमेंट ने कॉर्न के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है। अब द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस फॉर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉज। अब कॉर्न लॉज क्या होते हैं, तो ऐसे लॉज जो ये अलाउ कर रहे थे गवर्नमेंट को, करना, उनको हम कह रहे थे कॉर्न लॉज। क्या अलाउ कर रहे थे कि भैया आप इंपोर्ट, कॉर्न के इंपोर्ट पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। इसको कह रहे थे क्या कह रहे थे, कॉर्न लॉज कह रहे थे, ठीक है। रेलवेज वर नीडेड टू बी लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स। भाई रेल, बहुत जरूरत थी कि रेलवेज को जो है लिंक किया जाए एग्रीकल्चरल रीजन से और पोर्ट से, ठीक है। तो भाई बहुत जरूरत थी ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, है ना, ठीक है। फिर न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ड, नए हार्बर्स बनाए जाएं, एंड पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स which meant building homes and settlements, ठीक है। भाई लोगों को सही से सेटल किया जाए, है ना, ये सब रिक्वायरमेंट थी। all these activities in turn required capital and labor। अभी फ्री फोकट में तो हो नहीं जाएगा, ये सब करने के लिए उनको पैसा और लेबर चाहिए, ठीक है। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज लंडन। और कैपिटल कहां से आ रहा था, लंदन से आ रहा था। लंदन वॉज वॉट, लंदन वॉज द फाइनेंशियल सेंटर, पैसे वाले सेंटर, ओके। फाइनेंशियल सेंटर से जो है ये पैसा आ रहा था, ओके। The demand for labor in places where labor was in short supply as in America and Australia led to more migration, ठीक है। The demand for labor in places where labor was in short supply, जहां पे लेबर शॉर्ट सप्लाई में थी, मतलब जहां पे लेबर की कमी थी, जैसे अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ज्यादा माइग्रेशन होने लगा, ठीक है। इसकी वजह से जो है ज्यादा माइग्रेशन होने लगा, ठीक है। बाय 1890 ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप। और 1890 तक ग्लोबली जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसने शेप ले लिया था। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी का रोल, द रेलवेज, स्टीम शिप्स, द टेलीग्राफ वर इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। ये उस टाइम पे इन्वेंट हुई, रेलवेज, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ्स वगैरह जो है इन्वेंट हुए, ये नई इन्वेंशंस हुई। without which we cannot imagine the transformed 19th century of the world। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई, हम यही तो देखते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हमें चेंज देखने को मिला है ना। तो ये जब नई इन्वेंशंस हुई, ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो हुई हैं, उसकी वजह से ही हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। और बिना इन इन्वेंशंस के हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन नहीं कर सकते थे। Colonization stimulated new investments and improvements in transport, ठीक है भाई। कॉलोनाइजेशन बढ़ने लगी, ठीक है, और नए इन्वेस्टमेंट किए जाने लगे, ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट किए जाने लगे, ठीक है। तो ये सब हो रहा था, ओके। The trade in meat offers a good example of this connected process। भाई मीट ट्रेड जो है अच्छा खासा एग्जाम्पल देती है इस कनेक्शन का, इस प्रोसेस का, ठीक है। 1870 तक एनिमल्स को क्या किया जाता था, 1870 तक एनिमल्स को जिंदा अमेरिका से यूरोप लाया जाता था, उसके बाद उनको यहाँ लाके स्लॉटर किया जाता था।
अच्छी लिविंग, बेटर लिविंग कंडीशंस वर प्रमोटेड, सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इंपीरियलिज्म अब्रॉड। ठीक है, अच्छी जो कंडीशंस अच्छी हो रही थी, लिविंग कंडीशंस अच्छी हो रही थी, उसकी वजह से सोशल पीस आ रही थी कंट्री में। ठीक है, पीस आ रही थी कंट्री में, एंड सपोर्ट फॉर इंपीरियलिज्म अब्रॉड, और लोग सपोर्ट कर रहे थे जो अब्रॉड, वो जो इंपीरियलिज्म चल रहा था, कॉलोनाइजेशन चल रहा था, उसको भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। ट्रेड फ्लरिश हुआ एंड मार्केट्स एक्सपैंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। ट्रेड और मार्केट जो है एक्सपैंड हो रहे थे लेट 19th सेंचुरी में। ओके, अब लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म के बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है वो बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन कर रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज। जो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने दूर दूर देशों में भी अपनी टेरिटरीज ऑक्यूपाई करके रखी थी, वहां पे भी कॉलोनाइजेशन सेटअप करके रखे थे, तो वहां पे भी वो क्या कर रहे थे, एडिशन करते जा रहे थे, एक्सपैंड करते जा रहे थे। बेल्जियम एंड जर्मनी जो है नए कॉलोनियल पावर्स बन गया। भाई ब्रिटेन और फ्रांस तो कर ही रहे हैं, और जर्मनी और बेल्जियम ये नए कॉलोनियल पावर्स बन गया, ये भी यही चीज करने लगी। द यूएस ऑल्सो बिकेम अ कॉलोनियल पावर। यूएस भी एक कॉलोनियल पावर बन गया था लेट 1890s में, है ना, लेट 1890s में यूएस भी एक कॉलोनियल पावर बन गया था बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। कैसे, जो स्पेन, कुछ कॉलोनीज जो स्पेन हेल्ड करता था पहले, उन कॉलोनीज को किसने, यूएस ने अब टेक ओवर कर लिया था। यूएस ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे रिंडरपेस्ट प्लेग। भैया ये एक रिंडरपेस्ट प्लेग फैला, ठीक है, बीमारी फैली। रिंडरपेस्ट इज अ फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग, एक कैटल में पाया जाने वाला है, विच हिट अफ्रीका इन द लेट 1880s। अफ्रीका में ये हिट हुआ था, अफ्रीका में ये आया था। ठीक है, तो एक फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज है ये, जिसको हम कैटल प्लेग भी बोलते हैं, फिर रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं। इसका टेरिफाइंग इम्पैक्ट था भैया, अफ्रीकन की जो लोकल इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था इसने। और it was carried by the infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa। और कैसे इन्फेक्ट हुए थे, तो carried by the infected cattle, एक कैटल को, जो भाई लोग एनिमल्स खाते थे ना, तो एक कैटल एक इन्फेक्टेड हुआ होगा भाई, उसको ये बीमारी होगी, तो वो इन्फेक्टेड कैटल को कहाँ लाया गया, इंपोर्ट किया गया ब्रिटिश से, ब्रिटिश एशिया से उसको इंपोर्ट किया गया। और इटालियन सोल्जर्स जो कि एरिट्रिया, ईस्ट अफ्रीका में जो इन्वेड कर रहे थे, उनको खिलाया गया, ये उनको फीड करने के लिए लाया गया था, तो वो इससे इन्फेक्ट हो गए थे। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट मूव्ड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर। भैया ऐसा तबाही मच गई जैसे जंगल में आग लग गई हो, ऐसी यहाँ पे तबाही मच गई थी। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। और जब कैटल का लॉस होने लगा, उसकी वजह से अफ्रीकन लाइवलीहुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन दैट। ओके, इंडेंचर्ड लेबर। भाई इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं, तो bonded laborer under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off his passage to a new country home। एक बॉन्डेड लेबर जो होता है कि उसको इतने टाइम के लिए काम करना ही करना है, उसको हम कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो भैया इंडेंचर्ड लेबर एंड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया हम देखेंगे। तो in 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines and in road and railway construction projects around the world। तो 19th century में अगर हम देखें तो बहुत सारे इंडियन और चाइनीज लेबरर्स जो थे वो प्लांटेशंस पे काम करने गए, माइंस में काम करने गए, रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शंस में, जो भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये सब काम चल रहा था, वहां पे ये
काम करने गए थे। इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर्स वर बॉन्डेड लेबर्स। इंडिया में क्या थे भाई, ये बॉन्डेड लेबर्स हुआ करते थे, हु वर ट्रांसफरेबल, मतलब वो आप उनको किसी भी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हो, ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेज एंड टाइम, मतलब इतना ही उनको पैसा मिलेगा, इतने टाइम के लिए वो जो है काम करेंगे। तो ऐसे बंदिशों के साथ आप उनको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लेबरर्स वर फ्रॉम, कहां से थे सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट से। तो यहां से जो है इंडिया के लेबर्स भी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद The 19th century indenture has been described as a new system of slavery. अब भैया ये काइंड ऑफ स्लेवरी तो ही है, आप किसी को कहीं आप मतलब उसको जब तक काम करना ही पड़ेगा, उतने ही वेज पे करना ही पड़ेगा, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में उसको उतना काम करना ही पड़ेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी, एक नया सिस्टम आ गया था स्लेवरी का। फ्रॉम द 1900s, मतलब 90s, ठीक है, 1900 में इंडिया nationalist leader began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. It was abolished in 1921. तो इंडिया के जो nationalist leader थे, तो 1900 से 1900 से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अपोज करना चालू किया कि ये अब्यूजिव है, ये क्रूएल है, ये अत्याचार है लोगों के ऊपर, तो इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। और फाइनली ये 1921 में अबॉलिश कर दिया गया था। न्यू स्लेव सिस्टम इन 19th सेंचुरी, भैया हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो एजेंट्स प्रोवाइडेड फॉल्स इंफॉर्मेशन टू मिसगाइड द लेबरर्स, जो एजेंट्स हुआ करते थे वो गलत इंफॉर्मेशन देते थे और वो मिसगाइड करते थे लेबर्स को। लेबर्स वर आल्सो किडनैप, भैया उनको किडनैप करके भी ले जाया जाता था। द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ न्यू प्लेस वर वेरी हार्ड, जो नई कंडीशंस जो जिस नई जगह वो जा रहे हैं काम करने, तो वहां पे उनकी जो लिविंग और जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी, अच्छी नहीं थी, हार्ड थी। बहुत कम वेज दिया जाता था उनको, भाई पैसे बहुत कम मिलते थे। द वेजेस वर डिडक्टेड इन टर्म्स ऑफ वर्क वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, और एक तो तुम पैसा कम दे रहे हो, ऊपर से अगर काम ढंग से उनके मुताबिक नहीं हुआ है तो वो तुम्हारे पैसे भी काट लेते थे। वेजेस वर डिडक्टेड, देयर वर नो लीगल राइट्स फॉर लेबरर्स, और कोई लीगल राइट्स नहीं होती थी लेबर्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। ये क्या है, तो भैया ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो बाहर थे, इंडियन ओरिजिन के जो एंटरप्रेन्योर्स थे जो अब्रॉड काम करते थे। ठीक है, तो शिकारीपुरी, श्रोत एंड नट्टू कोटाई चेतियार्स जो थे, ये ग्रुप ऑफ बैंकर्स थे, ठीक है, और ट्रेडर्स थे who financed export agriculture in Central and South East Asia. ये एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है, उसको ये फाइनेंस किया करते थे। कहां पे, सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स also followed European colonizers into Africa. भैया इन लोगों ने भी सोचा कि हम भी क्या इन जैसा यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। तो 1860 से ही उन्होंने क्या अच्छे अच्छे एम्पोरिया, बिजी पोर्ट्स पे एस्टैब्लिश कर लिए थे, और वो लोकल और इंपोर्टेड क्यूरियोस बेचने लगे टूरिस्ट को। और उस टाइम पे टूरिस्ट जो है अच्छे खासे अमाउंट में आ रहे थे, अच्छे खासे टूरिस्ट आते थे। और क्यों आते थे कि भैया ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया था, तो टूरिस्ट आते थे, तो उनका भी क्या है, बिजनेस वगैरह बढ़ रहा था। ठीक है, तो इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, ये देखेंगे अब हम। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगैन टू एक्सपैंड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट to restrict cotton imports and protect local industries. भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहां, सबसे पहले जो मशीनरीज हैं वो ब्रिटेन में आई। ठीक है, तो भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो ब्रिटिश का जो कॉटन मैन्युफैक्चर है वो एक्सपैंड होने लगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि क्या रिस्ट्रिक्ट कर दो कॉटन की इंपोर्ट को, इंपोर्ट नहीं किया जाए कॉटन, ताकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, लोकल का जो कॉटन है वो लोग खरीदें, तो आप इंपोर्टेड कॉटन को रिस्ट्रिक्ट करो। टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन क्लॉथ इंपोर्ट्स,
जो भी ब्रिटेन में कपड़ा बाहर से आता था उस पर टैक्स, उस पर टैरिफ लगाया जाता था। कंसिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगैन टू डिक्लाइन, और इस हमारे भैया इंडिया का कॉटन बहुत अच्छा माना जाता था, तो इसलिए जो इंडिया से जो कॉटन आता था वो फाइनली जो है डिक्लाइन होने लगा, बिकॉज लोग नहीं खरीद रहे थे। वहां पे टैरिफ इंपोज कर दिया था कि अगर आप इंपोर्टेड उसको खरीदोगे तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, तो भाई नहीं खरीद रहे थे, अपना वो क्या कर रहे थे, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अब भाई द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब तुम हमारे इंडिया से कुछ इंपोर्ट ले नहीं रहे हो, ब्रिटिश काफी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका एक्सपोर्ट जो था वो हायर था देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट। ठीक है, ब्रिटिश का इंपोर्ट का वैल्यू कम था और एक्सपोर्ट जो है उसका हायर था, दस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस, और उसका क्या हो गया, ट्रेड सरप्लस हो गया था इंडिया के साथ। ठीक है, Britain used this surplus to balance its trade deficit with other countries, that is with countries from which Britain कह रही, मैं ब्रेन कह रही हूँ, Britain was importing more than it was selling to। मतलब ये जो सरप्लस उसको इंडिया से मिल रहा था, उस सरप्लस से ये अपनी पूर्ति कर रहा था और अपना क्या पैसा भर रहा था, किनको, जिन कंट्रीज से वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। मतलब ऐसी भी कुछ कंट्रीज होंगी ना कि कुछ चीजें वो वहां से इंपोर्ट कर रहा है, तो ब्रिटेन जिन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा था ज्यादा, उन कंट्रीज को ये पूर्ति कर रहा था, इस सरप्लस से वो है पैसे भर रहा था। ठीक है, तो इंटर वॉर इकोनॉमी हम बात करेंगे, तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से 1918 तक, ठीक है, वाज मेनली फॉट इन यूरोप, यूरोप में वो फॉट हुआ था, बट इट्स इम्पैक्ट, जो उसके इम्पैक्ट थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिले ड्यू टू वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमें पूरी दुनिया में इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भाई वॉर टाइम में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुई ये देखते हैं हम। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स, दो पावर ब्लॉक्स के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ। एक साइड पे कौन थे, एक साइड पे थे एलाइज, दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है, और लेटर यूएस ने उनको ज्वाइन कर लिया था। दूसरी साइड पे थे सेंट्रल पावर्स, दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी और ऑटोमन टर्की। ठीक है, ये लोग जो थे ये वॉर के दो ब्लॉक्स थे, तो एक अलग ग्रुप था, एक अलग ग्रुप था। दिस वॉर वाज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, और ये पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, इसको हम पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर बोलते हैं। इट सॉ द यूज ऑफ, इसमें क्या क्या, मशीन गन्स का यूज किया गया, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल वेपन्स का भी यूज किया गया मैसिव स्केल पे। ठीक है, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर men of the working age, and these deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe। और बहुत सारे जो लोग मारे गए, जो लोग जख्मी हो गए, वो वर्किंग एज के लोग थे। भाई उस टाइम पे अब उनको सोल्जर्स तो चाहिए थे, तो वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी करते थे आर्मी में कि आप वॉर लड़ो, अगर आप एबल हो तो आप वॉर लड़ो, वॉर लड़ो, वॉर लड़ो। तो उसकी वजह से क्या, वर्किंग एज के लोग कम हो गए थे, डेथ हो गई थी, उनकी इंजरीज हो गई थी ज्यादा, तो जो एबल बॉडीड वर्कफोर्स थी यूरोप में वो रिड्यूस हो गई थी। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी, और भैया अब इतना वॉर लड़ा है, वॉर पैसे के बिना नहीं होता, पैसे के बिना वॉर नहीं। ठीक है, अगर आपको वॉर लड़ना है तो यू नीड टू हैव मनी इन योर पॉकेट। ठीक है, तो भाई ब्रिटेन भी था उसमें कि भाई उसने भी वॉर लड़ा, तो पैसे तो कम हो गए, वर्कफोर्स भी कम हो गया, तो ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा पैसा जो है यूएस के बैंक से ले लिया था। ठीक है, यूएस के बैंक से उसने बहुत ज्यादा पैसा ले लिया था एज द यूएस पब्लिक विच ट्रांसफर द यूएस। और जब उसने ऐसा किया, भाई पहले ब्रिटेन अच्छा खासा रिच माना जाता था, ठीक है, ही वॉज द लेंडर, पर मतलब वॉर की वजह से इतनी ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि उसने यूएस से लोन लिया, यूएस बैंक से उसने बहुत ज्यादा पैसा जो है उधार लिया, और यूएस जो एक इंटरनेशनल डेप्टर था, ठीक है, यूएस जिसके पास बहुत ज्यादा भाई कर्ज उसको चुकाना पड़ता था, वो अब एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन चुका था। यूएस वाज द वन कि वो अब आपको पैसा दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ था भाई वॉर का
ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो स्कोर प्लस ऐप से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।